बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में बड़े घालमेल का खुलासा हुआ है। इसकी आशंका बहुत पहले से लगाई जा रही थी कि यहाँ मौत के सही आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और अब सरकार के रिकॉर्ड से उस पर पर्दा भी उठ गया है। 24 घंटे में कोरोना के मृतकों का आंकड़ा 5,458 से बढ़कर सीधे 9,429 हो गया है, यानी आंकड़े सीधे 73% बढ़ गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार ने मौत के आंकड़े को छिपाया है। लोगों का कहना है कि अगर अस्पताल और श्मशान के आंकड़ों से अंदाजा लगाया जाए तो ये संख्या कहीं ज्यादा निकलेगी। दरअसल बिहार सरकार हर दिन कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा जारी कर रही थी और ये आंकड़े जिलों से भेजी जा रही रिपोर्ट के आधार पर होते थे। अब जांच में पता चला है कि जिलों से मृतकों की जो संख्या भेजी जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद 18 मई को राज्य सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत को लेकर जांच के जिलों में 2 तरह की टीम बनाई थी। दोनों स्तर की जांच में यह पाया गया कि मौत के आंकड़े को छिपाया जा रहा है और सरकार को गलत जानकारी भेजी जा रही है। अब सरकार गलत आंकड़े भेजने वालों पर कार्रवाई की बात कह रही है। तो जितिन प्रसाद के कांग्रेस से बीजेपी में आने की खबरें सुर्खियों में छाई रहीं और अब बीजेपी नेता मुकुल रॉय बीजेपी की एक अहम बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद पार्टी में हलचल बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष का नेता चुनने में पार्टी ने उनकी अनदेखी की है, इस वजह से उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी से घर वापसी का मुकाबला करने की रणनीति। शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। तृणमूल से बीजेपी में आए कई नेता हाल के विधानसभा चुनावों में हार के बाद फिर टीएमसी में लौटना चाहते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम मुकुल रॉय का है, जिन्होंने मंगलवार को कोलकाता में बीजेपी की एक बैठक से दूरी बनाए रखी। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि वो अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से नहीं आ सके। मुकुल रॉय के करीबी सूत्रों का कहना है कि विपक्ष का नेता चुनने में पार्टी ने उनकी अनदेखी करके शुभेंदु अधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी। 3 जून को टीएमसी के महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने मुकुल रॉय के बेटे से अस्पताल में जाकर मुलाकात की, जहां मुकुल रॉय की पत्नी दाखिल हैं। अगले दिन प्रधानमंत्री ने भी रॉय से बात की। रॉय के बाद टीएमसी छोड़ने वाले एक और नेता ने पार्टी की रणनीति को गलत ठहराया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का चेहरा होना चाहिए, जहां पहले से ममता बनर्जी एक जाना माना चेहरा है। चुनाव से पहले पाला बदलने वाले पूर्व मंत्री राजीव बैनर्जी ने ममता को राष्ट्रपति शासन की धमकी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है वो टीएमसी में वापस जाएंगे। बंगाल के लोग इसका जवाब देंगे। किसी को देरी से समझ आता है, किसी को जल्दी समझ आता है, और आम इंसान के भलाई के लिए ममता बनर्जी काम कर रहे हैं। ये वो आगे भी जानते थे, अभी भी जान रहे हैं, मगर बीच में महसूस करना बंद कर दिए थे। सौमित्र खान और अर्जुन सिंह को भी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद तृणमूल से बीजेपी में लाया गया था। बीजेपी में लाए गए सबसे बड़े टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनको विपक्ष का नेता बनाने से दूसरे पुराने नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री से लेकर नड्डा जी से लेकर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तक ये हालत का बारे में मेरा जो बोलने का मौका था मैं बोला। ऑल इंडिया बीजेपी बंगाल की कार्यकर्ता का साथ ये अत्याचार बंद करने के लिए जो 42 हमारा वर्कर्स का निधन हुआ, मर्डर हुआ, उसके ऊपर उसका साथ विचार दिलाने के लिए हम लोग कमिटेड है। सरकार पलटी करा जाए ना। वहां जाने के बाद वो फंस गए हैं, तो इसलिए अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हैं। तारा जाते रेगे ना जाए। ममता बनर्जी की हैट्रिक और बीजेपी के खिलाफ जीत के बाद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 5 साल के लिए विपक्ष में बैठना पड़ेगा। जो लोग ये सोचकर बीजेपी में आए थे कि बीजेपी सत्ता में आ रहे, वो अब निराश है और वापस तृणमूल में जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये घर वापसी वाला सोच अब बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में एक चुनौती बन गया है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब एनडीटीवी की एक खबर का असर, मई महीने में बनारस के गंगा का पानी हरा हो गया,
जगह जगह उसमें काई यानी शैवाल दिखने लगे। इसको लेकर एनडीटीवी ने 27 मई को प्रमुखता से खबर दिखाई थी। उसके बाद अन्य समाचार पत्रों में भी ये खबर छपी तो बनारस जिला प्रशासन हरकत में आया। उससे अब 5 सदस्य की जांच समिति का गठन किया गया, जिसे 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपनी है। इस समिति ने कल गंगा का सैंपल लिया और जांच शुरू कर दी। दशाश्वमेध घाट पर पानी का यह सैंपल लिया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर गंगा का पानी अचानक हरा कैसे हो गया और इसमें काई कैसे दिखने लगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल दिनांक 7 तारीख को 5 सीनियर ऑफिसर्स की एक कमेटी गठित की गई है। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इस ग्रीन एल्गी जो आया है इसका अभी स्रोत क्या है और इसका हम कैसे इसे निजात पा सकते हैं। तो अभी आज हमने सैंपलिंग किया है, अभी टीम मूव करने जा रही है। उसके बाद में हम वास्तविक स्थिति से आपको 10 तारीख को अवगत कराने की स्थिति में होंगे। हरे पानी की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने बनारस से लेकर मिर्जापुर तक के गंगा के अलग अलग इलाकों से सैंपल इकट्ठा किए हैं, जिनकी रिपोर्ट 3 दिन बाद देंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर इसके कुछ कारण बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर के अप स्ट्रीम में थोड़ा कम था और मिर्जापुर के डायम स्ट्रीम और इधर चुनार में कुछ ज़्यादा आया ग्रीन एल्गी। और ये इसका कारण था कि पानी का ठहराव होना, कम मात्रा होना और 17 मई के आसपास अतिवृष्टि हुई थी। 2 दिन के लिए अतिवृष्टि हुई तो उसके साथ हमारे पानी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी। इसके वजह से ग्रीन एल्गी और टेम्परेचर भी हमारा गर्मी के दिन में अगर 25 डिग्री से अधिक होता है तो ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन होता है। पानी का रुकना, टेम्परेचर का बढ़ना इसका एक कारण रहा। गंगा लाखों करोड़ों की आस्था का विषय है, लेकिन उसके पानी के हरे हो जाने पर जानकार कह रहे हैं कि फिलहाल ये नहाने योग्य नहीं। आचमन योग्य तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नहा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज की जो स्थिति है किनारे पर तो नहीं, अभी हम तो मना करेंगे कि अभी ना नहाएं तो ज़्यादा ठीक है। गंगा की इस दुर्दशा से गंगा प्रेमी बेहद दुखी हैं और उन्हें लगता है कि गंगा कहीं हमेशा के लिए अपनी अहमियत न खो दे। दशकों से गंगा के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इसकी हालात बद से बदतर होते चले गए और अब तो इसके शरीर का हरा पानी बता रहा है कि गंगा वेंटिलेटर पर जा चुकी है, जहां से रिवाइवल के लिए सिर्फ दावे और इस तरह की जांच कमेटी का नहीं बल्कि बड़ा और मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है। नहीं तो कहीं आने वाले दिनों में गंगा सिर्फ किताबों में न रह जाए। वाराणसी के गंगा घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अब एक ऐसी खबर जिसका असर बेशक देर से दिखाई पड़े, लेकिन इसका सरोकार हम आपसे जरूर होता है। 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बकसवाहा में बंदर डायमंड माइंस के नाम से विख्यात हीरा परियोजना का विरोध फिर हो रहा है। पहले जब विरोध हुआ था तो दुगने पेड़ काटने की योजना थी। नतीजतन सालों काम करने के बाद विश्वविख्यात रियो टिंटो को वापस उल्टे पैर लौटना पड़ा। अब माइनिंग बिरला को करना है, लेकिन लोगों ने बकसवाहा को बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। यहाँ देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार है, लगभग 3.5 करोड़ कैरेट का। एक अनुमान है कि मध्य प्रदेश में ही पन्ना के मुकाबले 15 गुना ज्यादा, लेकिन कीमत 382.13 हेक्टेयर जंगल, 2,15,875 पेड़ों की कुर्बानी, जिसमें सागौन, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे कई पेड़ हैं, जैव विविधता से भरपूर। बक्सवाहा में ही निमानी गांव में रहने वाले कुर्रा आदिवासी इन्हीं जंगलों से रोटी कमाते हैं। कभी महुआ, कभी गोली चुनते हैं। महीने के 2 से 3 हजार रुपए बन जाते हैं। कहते हैं जंगल खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो जाएंगे। जंगल में सब चरवा मिला, पत्ती, गोली 26,000 का सभी मिला के हो जाते हैं।
बक्सवाहा के रहने वाले अरुण तिवारी भी अपने जंगल को लेकर फिक्रमंद हैं। श्रीमान जी, ये जंगल गलत कर रहा है। आज गवर्नमेंट हो या हम प्राइवेट से कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते फिर रहे हैं। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है और जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसको नष्ट करने का कार्य चाहे गवर्नमेंट ने दिया हो या किसी और ने दिया हो। भाई रोजगार तो तब रहेगा ना जब हम रहेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे या हमारे आगे जो बच्चे हैं वो ही जीवित नहीं रहेंगे तो रोजगार का क्या करेंगे, बताइए आप। साल 2000 में कांग्रेस के शासनकाल में रियो टिंटो को हीरा खोजने के लिए बक्सवाहा में 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेकनेंस सर्वेक्षण की अनुमति मिली। 2012 में रियो टिंटो ने माइनिंग लीज के लिए 954 हेक्टेयर के संरक्षित वन में खनिज पट्टे के लिए आवेदन किया। बताया कि यहां लगभग 3.5 करोड़ कैरेट हीरों का अनुमानित भंडार है। वन विभाग के सर्वे में पता लगा कि वहां 5 लाख पेड़ हैं। पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने से कंपनी बैकफुट पर आ गई और 364 हेक्टेयर के पट्टे की मांग करने लगी। लंबे इंतजार के बाद साल 2017 में इस कंपनी ने परियोजना से हाथ खींच लिए। 2019 में कमलनाथ सरकार ने फिर से नीलामी कराई। सरकार ने इस खदान का ऑफसेट मूल्य 56,000 करोड़ रुपए, बेस रॉयल्टी 11.5% रखी। 10 दिसंबर 2019 को हुई नीलामी में आदित्य बिरला समूह की कंपनी एसएल माइनिंग लिमिटेड ने 50 साल के लिए ठेका हासिल किया। जंगल में 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र हीरे निकालने के लिए चिन्हित किया गया, लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा है। बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खनन करने और प्रोसेस के दौरान खदानों से निकला मलबा डंप करने में किया जा सके। रियो टिंटो की तुलना में राज्य सरकार को इस बार 4 गुना राजस्व मिला। 50 साल की लीज अवधि में राज्य सरकार को हर साल लगभग 1550 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस जंगल को बचाने लोग पेड़ों से चिपकने लगे हैं। देश के कई जगहों में आंदोलन हो रहा है। खुद बक्सवाहा के युवा यहां सोशल मीडिया पर सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट कैंपेन चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है। महुआ, गोली, चरवा, ये छोटी छोटी फसलें आती हैं जिनमें साल में कम से कम 4-5 महीने का रोजगार मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी लोगों को उससे रोजगार मिलता है। तो काफ़ी सारे डिपेंडेंट हैं। अब इसके बाद अगर कंपनी आती है तो जब माइनिंग करेगी तो जो जंगल से फॉरेस्ट से हमें एडवांटेज हो रहे थे वो एडवांटेज ना होकर डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक मुहिम है मात्र सरकार को जागृत करने के लिए कि आप वास्तविक समस्याओं पर पहले ध्यान दीजिए, फिर आप पेड़ काटने का सोचिए। 2.5 लाख पेड़ों को एक साथ खत्म कर देंगे। आपने उसके पहले कोई प्लांटेशन की पहली प्रक्रिया चालू नहीं की। आप जब पेड़ कटेंगे उसके बाद चालू करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन बक्सवाहा के 2.5 लाख पेड़ों को बचाने की मुहिम चल रही है। 15 गांव के लोग इस परियोजना से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए इस जंगल पर निर्भर हैं। लेकिन इस इलाके के लोग बटे नजर आते हैं। कई ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें रोजगार चाहिए, बाहरी हस्तक्षेप नहीं। अगर कंपनी वाले जब भी आए तो हम लोग उनसे बात करेंगे कि हम लोगों को रोजगार चाहिए, तभी हम। अगर रोजगार नहीं देते हैं तो नहीं देता अगर रोजगार तो फिर हम लोग तो आप पेड़ कटने देंगे या नहीं काटने देंगे। जब रोजगार नहीं मिले तो नहीं से जो काफी चला तो अपनी रोटी भाजी चले। तो स्थानीय लोगों को अगर कंपनी पात्रता देती है और सही स्तर पर काम करवाती हो, सही रखती है, हम लोग कंपनी का स्वागत करेंगे। कंपनी आके काम करे। और अगर कंपनी हमारे स्थानीय लोगों को काम नहीं देती है हम लोग विरोध करेंगे। अगर मान लो हमारे पास 10 करोड़ पेड़ है, 10 करोड़ पेड़ में से अगर 1 लाख पेड़ कट जाए तो उससे पर्यावरण खराब भी नहीं होगा और हम लोगों को रोजगार मिलेगा। वैसे हीरा खदान के लिए 62.64 हेक्टेयर जंगल चिन्हित है। नियमों के मुताबिक 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के खनन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से अनुमति लेनी होती है, जो अभी तक मिली नहीं है। मंत्री जी शायद थोड़े हड़बड़ी में थे, इसलिए सवाल पर जांच की बात कह गए। देखिए, हम तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। यदि इस तरह की कहीं घटना होगी तो उसकी पूरी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक और बात, 2.5 लाख पेड़ के बदले सरकार 10 लाख पेड़ लगाने की बात कह तो रही है, लेकिन सिस्टम की एक और बानगी देखिए। वन विभाग का दावा है कि मध्य प्रदेश में 6 साल में उसने 1,638 करोड़ रुपए खर्च कर 20,92,99,843 पेड़ लगाए। लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है राज्य में इस अवधि में 100 वर्ग किलोमीटर जंगल घट गया। सूखे बुंदेलखंड में
वैसे ही केन बेतवा लिंक और बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे से करीब 25 लाख पेड़ खतरे में हैं और अब बक्सवाहा। 2017 में कंपनी ने जब बक्सवाहा में सर्वे किया था तो यहाँ बहुत सारे बंदर दिखे थे, इसलिए परियोजना का नाम हीरा बंदर प्रोजेक्ट पड़ा। पेड़ कटने से पर्यावरण का नुकसान तय है, लेकिन बड़ी संख्या में जंगली जानवर भी विस्थापित होंगे। 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि यहाँ बंदर, बाज, भालू, तेंदुआ, हिरण, बारहसिंगा जैसे कई जंगली जानवर हैं, लेकिन 3 साल बाद जब रिपोर्ट आई है तो आश्चर्यजनक रूप से कहा जा रहा है कि यहाँ संरक्षित वन्य प्राणियों का आवास होने के कोई प्रमाण नहीं है। बक्सवाहा से अपने सहयोगी अरविंद तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सुना ऐसा है कि ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में कहूंगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है तो गलत बात क्या है उसमें?